गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने भारतीय लोकतंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में आइडियल्स पढ़ा, आदर्श पढ़े, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। इसका मतलब था कि अभी तक हमने भारतीय संविधान की सोल को देखा, लेकिन सवाल यह है कि सोल बिना बॉडी के तो रहती नहीं। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंजन को देखा, जरा पहिया भी देख ले। तो अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर आपको याद होगा पहली क्लास में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हम क्या पढ़ेंगे? कुछ आदर्श, आइडियल्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं वो कहाँ पे हैं? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और देन फंडामेंटल ड्यूटी, ये आदर्श हैं। अब हम पढ़ना चाहते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को। तो जो हम संस्थाएं पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखोगे आदर्श का मतलब है कि जो हमारे सपने हैं, जो गोल्स हैं, लेकिन आप देखोगे बिना माध्यम के तो गोल्स पूरे नहीं होंगे। आपके भी जो आदर्श हैं, इसीलिए आप क्लास करना आपके लिए एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, मीडियम है, और जिससे अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हो। वैसे भारत की संस्थाएं क्या है? बिना इंस्टीट्यूशन के, यानी बिना पहिए की कार नहीं चलती। आप कहो कार में केवल इंजन है, तो कार का इंजन क्या है? कार का सोल क्या है? आदर्श। लेकिन अब सवाल है, कार का पहिया जो है वो हमें इंस्टीट्यूशन बताता है। तो उसी इंस्टीट्यूशन में, इंडियन इंस्टीट्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पार्लियामेंट। अगर बहुत इंस्टीट्यूशन की बात करें, देन वी कैन स्पीक अबाउट द पार्लियामेंट। ये इंस्टीट्यूशन है। प्रेसिडेंट, ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन है। और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये इंस्टीट्यूशन है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, दैट इज अ इंस्टीट्यूशन। अभी हम इंस्टीट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, पीएम क्या है। दीज आर मेजर इंस्टीट्यूशन। और आप देखोगे इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारी और इंस्टीट्यूशन को भी हम देख सकते हैं। और आप कहोगे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, आवाज स्लो आ रही है क्या? इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद सीएजी, और भी तमाम इंस्टीट्यूशन है। लेकिन पहले हम इसी इंस्टीट्यूशन को देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है। और इस बात को, इंस्टीट्यूशन को, इसका मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा? आइडियल्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। इसलिए आप देखोगे बच्चों, कहा भी जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, सामाजिक न्याय के लिए आया है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमें क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है। अब हम उन साधनों की बात करेंगे, उन माध्यम, इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, मशीन की बात करेंगे, जिससे हमें ये चीज़ मिलनी है। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल मोबाइल खरीदना हमारा पर्पज़ नहीं होता। पर्पज़ होता है कम्युनिकेशन करना, किसी से बातचीत करना। तो वैसे हम इंस्टीट्यूशन को देखेंगे, और इन इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए हम क्या देखेंगे? संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो संसद पर आने से पहले जरा हम देखें कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, संसदीय शासन का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, फिर हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। तो पहला, एक बात फिर आपको याद दिला दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ते समय हम पढ़ क्या रहे हैं? इंडियन डेमोक्रेसी। हम भारत में लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग आउट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोकतंत्र पढ़ना चाहते हैं। और हकीकत की बात यह है कि डेमोक्रेसी का मतलब तो एक सिंपल सा मतलब देखा जाए, जहां तानाशाही ना हो, जहां डिक्टेटरशिप ना हो, वहां डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है, डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब क्या है? जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जहां पे गवर्नमेंट इलेक्टेड हो। और अभी आपने देखा भी इलेक्शन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट बी इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इलेक्शन क्यों होता है?
क्योंकि जनता की इच्छा जानने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हु इज मास्टर? पीपल। अगर जनता जनार्दन है, जनता मास्टर है, तो जनता अपनी विल कैसे बताएगी? जनता अपनी बात बताई कैसे? उसके लिए हमने इलेक्शन की बात कर रखी, क्योंकि लोग सीधा शासन करेंगे ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। इसलिए हमने तरीका अपनाया डेमोक्रेसी में कि हाउ वी कैन कम्युनिकेट द विल ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट। हम जनता की इच्छा को सरकार तक कैसे पहुंचाएं। देन वी हैव इवॉल्व अ मैकेनिज्म, इलेक्टेड गवर्नमेंट, निर्वाचित सरकार होगी, सरकार निर्वाचित होगी। अब निर्वाचन करने वाला हमेशा बड़ा होता है, सरकार हमेशा छोटी होती है। इसलिए बच्चों आप देखोगे इलेक्टेड गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड है। इसलिए आप देखोगे हमारे हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड। एमएलए इलेक्टेड। एमएलए का मतलब होता है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके राज्य में जो विधानसभा होगी उसका मेंबर इलेक्टेड होता है। हमारे पार्लियामेंट है उसका मेंबर इलेक्टेड होता है। और डेमोक्रेसी में बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी चलती नहीं। अब ये बात अलग है, इलेक्शन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात, पहली बात है इलेक्टेड गवर्नमेंट, और दूसरी बात है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल किसके प्रति? आम जनता के प्रति। तो आप देखोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और इसका मतलब है जिसको हमने इलेक्शन किया 5 साल के लिए, दे विल गिव रिपोर्ट कार्ड बिफोर पीपल। तो वो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, भाई हमने 5 साल में काम किया। और इसलिए जो पहले राजा महाराजा होते थे वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते थे, उल्टा जनता उनके प्रति अकाउंटेबल होती थी। जो मर्जी हो आदेश दे दिया, जिसको मर्जी हो कुछ भी कर दिया। भाई राजा महाराजा की सरकार तो अलग थी, आज की सरकार अकाउंटेबल, यहाँ तक कि कीमतें बढ़ जाती हैं तो भी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, बाढ़ आ गई तो भी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। नहीं, हर बार हम गवर्नमेंट से पूछते हैं भाई आपने काम क्यों किया, कैसे किया? बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी आम जनता के प्रति। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, इलेक्शन होना, अकाउंटेबिलिटी होना, इट इज़ ओनली सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी? क्या इससे से डेमोक्रेसी बन जाएगी? तो नहीं। तो आप देखोगे इसीलिए कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव होना, चुनाव नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी आप देखोगे बांग्लादेश में ये शिकायत है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, अपोजिशन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमारे यहाँ बच्चों फ्री एंड फेयर, फ्री मतलब बिना किसी दबाव के, फेयर न किसी के साथ न किसी के विरोध में। तो हमारे इलेक्शन कमीशन न किसी पार्टी ए के साथ है न पार्टी बी के साथ। इसलिए अब देखो तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीती, बाकी जगह बीजेपी जीती। इस वजह से हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता सर्वोच्च है, विल ऑफ द पीपल। जनता की इच्छा की सर्वोच्चता होनी चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ द विल ऑफ द पीपल, सुप्रीमेसी ऑफ द विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इसे दोस्तों जनता जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान, जनता जनार्दन है, उसके सामने आपको आना पड़ेगा। और आप जरा सोच के देखो, एक जमाना था राजा महाराजा कैसे बन जाते थे, राजा का बेटा राजा। ये डेमोक्रेसी नहीं मानती, एक परिवार से लोग राजा। अभी भी पश्चिम एशिया में आप देखोगे कि यूएई के प्रिंस हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनके यहाँ परिवार का शासन है, इलेक्शन वगैरह नहीं होता यूएई में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं थे। हमारे यहाँ याद रखो किसी राजा का बेटा भी राजा तभी होगा जब उसको जनता इलेक्ट करेगी। तो सुप्रीमेसी ऑफ द विल ऑफ द पीपल, ये डेमोक्रेसी की बात होती है। इसलिए जनता को बहुत महत्व दिया जाता है, उसके अधिकार, उसकी आज़ादी को डेमोक्रेसी में बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। अब ये होता कैसे? इसका मतलब डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा पहले आती है,
गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे, ये बात पहले इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया, इसीलिए हमने कौन सा गवर्नमेंट अपनाया, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमने इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपनाया है, ये बात आपको ध्यान रखने की है। अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी न होती तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के आने कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्यों अपनाया है, पार्लियामेंट का मतलब होता है, आप कहोगे सर पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, तो बच्चों देखो, पार्लियामेंट में जिसे हम संसद कहते हैं, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें कौन कौन होता है, लोकसभा या राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, और पार्लियामेंट में कौन होता है, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, और कई बार हम पार्लियामेंट को ही व्यवस्थापिका कहते हैं, विधायिका कह लो, व्यवस्थापिका कह लो, यानी जो व्यवस्था बनाने वाली व्यवस्था, विधान बनाने वाली विधायिका। तो पार्लियामेंट में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, और पार्लियामेंट का पार्ट प्रेसिडेंट भी होता है। लोकसभा में हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट। और आप देखोगे, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में क्या है, इसलिए बच्चों पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी है, पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ स्टेट भी है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, लेकिन सारी बॉडीज इलेक्टेड हैं, ये सब निर्वाचित है। इसलिए आप देखोगे कि इंग्लैंड में महारानी का शासन है, महाराजा का शासन है, हमारे यहाँ महारानी महाराजा नहीं, महारानी महाराजा का जमाना गया, अब तो जनता ही महाराज है। और दोस्तों मैंने तब देखा जनता के महाराज को, एक बार मैं आगरा किले में गया, वहां देखा कि दो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। तो मैंने गाइड से पूछा कि भाई ये बताओ, फोटोग्राफी के लिए मैंने गाइड से पूछा, ये बताओ यहाँ क्यों लोग बैठे हुए हैं, खास बात क्या है। तो गाइड ने कहा यहीं पे एक जमाने में महाराजा अपनी महारानी के साथ बैठते थे। जरा सोच के देखो, जब अकबर महाराज का शासन था तो हमारे जैसे लोग उस किले में जा सकते थे, झाड़ू लगाते थे उस किले में, कोई एंट्री नहीं थी। आजकल तो न केवल हम किले में एंट्री करते हैं, बाकायदा जहाँ महाराज बैठते थे वहां सिंहासन बैठ के फोटोग्राफी लेते हैं। यही डेमोक्रेसी है। आप लाल किले में चले जाइए, रेड फोर्ट में, कहीं भी आप चले जाओ, तो डेमोक्रेसी आने पे क्या होता है, देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसीलिए हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्टेड, राज्यसभा इलेक्टेड, इलेक्शन के तरीके अलग अलग है, मैं आपको बता दूंगा। लोकसभा इलेक्टेड है, राज्यसभा इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है। इंग्लैंड में अभी भी महाराजा चलते हैं, क्यों, परंपरा है, महाराज जो होगा वो तो परिवार से आएगा, एक ही परिवार से महाराज आता जा रहा है। हमने ऐसा नहीं माना, हमने कहा भाई पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, तो पार्लियामेंट किससे बनती है, राज्यसभा से, लोकसभा से, प्रेसिडेंट से। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे सब इंस्टीट्यूशन इलेक्टेड है, इलेक्टेड है इसलिए डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक है इसलिए अकाउंटेबल है। क्योंकि अगर जनता ने, इसका मतलब है कि जब ये मेंबर जो है राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, ये क्यों चुने जाते हैं, सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ये क्यों चुने जाते हैं, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों हमारी इच्छा नहीं पूरा करेंगे तो 5 साल बाद तो उनको बुला लेंगे। ये डेमोक्रेसी खास बात है, जवाबदेही है। इसका मतलब है कि आपको शासन दिया गया है जनता की इच्छा पूरी करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। चुनाव डेमोक्रेसी में साधन होता है, इलेक्शन इज नॉट अ एंड इन इटसेल्फ। इलेक्शन अपने आप में पर्पज नहीं है, तो माध्यम है। इलेक्शन के द्वारा भाई जनता अपनी इच्छा बता देगी। अब सवाल है पार्लियामेंट कैसे बनती है, अगर पार्लियामेंट को और विस्तार कर दें तो दोस्तों पार्लियामेंट में क्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर हम एक नाम और दे सकते हैं,
अगर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें, इनको कह सकते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर, या व्यवस्थापिका। लेजिस्लेचर। और दूसरी बात है, प्रेसिडेंट पार्ट है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव। आपको ये भी याद होगा, पहली दिन मैंने यही क्लास आपको बताई थी। यानी जो कार्यपालिका कौन है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका कौन है, जो पॉलिसी बनाता है। इसका मतलब है प्रेसिडेंट पार्ट है कार्यपालिका का। और इसको ऐसे भी देखो, हमारे संविधान के आर्टिकल 53 में, हमारे संविधान का आर्टिकल 53 में लिखा गया है, आर्टिकल 53 में है, संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में। एग्जीक्यूटिव पावर, बहुत ध्यान सुनने की बात है, संविधान में लिखा गया है संघ सरकार की शक्तियां प्रधानमंत्री में नहीं। हो सकता है व्यवहारिक रूप में ऐसा हो। ये बात ध्यान सुनने की से जरूरत है, बड़े सारे क्वेश्चन पीटी में इसलिए गलत हो जाते हैं। प्रैक्टिस कुछ और है, थियोरी कुछ और है। क्योंकि थियोरी कहती है, संविधान कह रहा है कि हमारे यहाँ संघ सरकार की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसके हाथों में है, प्रेसिडेंट के हाथों में, आर्टिकल 53। तो कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा कि संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में है, तो राष्ट्रपति, पीएम नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब है दोस्तों, फिर तो द्रौपदी मुर्मू का बड़ा महत्व है। प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, तो कार्यपालिका शक्तियां प्रेसिडेंट में है। और जो विधायिका है, जो ये राज्यसभा लोकसभा है, ये कार्यपालिका का पार्ट नहीं है, ये विधायिका का पार्ट है, जिसका काम है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका जिसका काम है विधि को लागू करना, क्रियान्वित करना। और आप कहो कार्यपालिका में, सर कार्यपालिका में क्या प्रेसिडेंट ही आता है, नहीं नहीं नहीं, प्रेसिडेंट को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद आती है, प्रेसिडेंट को सहायता प्रधानमंत्री करता है। उसके अलावा तो फिर कार्यपालिका में सारे अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, ये सब कार्यपालिका के पार्ट आ जाते हैं। जजेस के अलावा, जजेस और सेना के अलावा, और कई बार तो लोग सेना को भी एग्जीक्यूटिव में ही मान लेते हैं, लेकिन जजेस कार्यपालिका में नहीं आएंगे। इसलिए संसद कैसे बनती है, विधायिका प्लस कार्यपालिका, लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू पार्लियामेंट। इसलिए अब जरा देखो, पार्लियामेंट्री शासन क्या है, पार्लियामेंट तो ये है। इसलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट में राष्ट्रपति भी आ जाते हैं। और राष्ट्रपति, आप याद रखो, हेड ऑफ संघ सरकार का हेड कौन है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53। लेकिन आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ये भी लिखा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह सहायता के अनुसार काम करेगा। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता के अनुसार कार्य करेगा। प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एड का मतलब है कोई सहायता भी देगा,
अगर राष्ट्रपति महोदय कहीं विदेश यात्रा पे जाना चाहती हैं, एयरक्राफ्ट कौन अवेलेबल करवाएगा? मंत्रिपरिषद। तो मान लो द्रौपदी मुर्मू महोदय को उड़ीसा जाना है, तो उनके लिए एयरक्राफ्ट कौन अवेलेबल कराएगा? मंत्रिपरिषद। ये है सहायता देगा, सलाह, मतलब राष्ट्रपति महोदय को कहाँ जाना चाहिए, सलाह है। राष्ट्रपति महोदय को जहाँ जाना है वो सलाह मंत्रिपरिषद देगी, और जहाँ जाने के लिए जो उपयोगी सामान है वो सलाह मंत्रिपरिषद देगी। इसीलिए हमारे यहाँ कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद भी आती है, प्रधानमंत्री भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? पीएम। बात ध्यान सुनने की है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ध्यान से पढ़ा जाता है, सुना जाता है। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, लगातार सवाल मत पूछो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें मिस कर जाओगे। मंत्रिपरिषद का प्रधान राष्ट्रपति नहीं होता है, बात ध्यान सुनने की है। और ऐसे छोटे छोटे सवाल आईएएस में आते हैं, यानी प्रेसिडेंट इज नॉट हेड ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पीएम होता है। लेकिन संविधान के हिसाब से संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है? वो प्रेसिडेंट में है। अब ये संसद है, तो संसदीय शासन क्या है? अब जरा देख लें कि व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब आप देखोगे दोस्तों, ये हमेशा महत्वपूर्ण बना रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बेसिक बात देखें, तो देखो ये डेमोक्रेसी में हमेशा बना रहा है, स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का महत्व ज्यादा है, स्थिरता। इसलिए आप देखोगे सरकारी सेवाएं 40 साल के लिए मिलती है। सरकारी सेवा जब तक आपको न मिल जाए आपकी समस्या है, एक बार जब मिल गई सरकार की समस्या है, क्योंकि सरकारी सेवाओं से हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप कोई हटा ही नहीं सकता। लेकिन जरा सोच के देखो, हमारे सांसद, प्रधानमंत्री, जो आपको प्रेसिडेंट इज ओनली फॉर 5 years। अब जरा सोच के देखो, द्रौपदी मुर्मू महोदय को जितना आलिशान प्रेसिडेंट हाउस मिला हुआ है, वो 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। यही बात डीएम साहब पे लागू कर दी जाए तो भैया 5 साल के बाद आप सर्विस में रहोगे नहीं रहोगे तय करेगी जनता। इसलिए दोस्तों, इसे कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ जो अधिकारी होते हैं, दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव। हमें क्या लगता है कि सारी समस्या नेताओं में है। बच्चों, नेता बनना मुश्किल है। अरे नेता को 5 साल के बाद तो जनता बताती है कि रहना कि नहीं रहना है, और जनता फिर देखती है काम किया कि नहीं किया। लेकिन अगर डीएम साहब काम करें न करें, उनको कोई 5 साल के बाद क्या 40 साल के पहले हटा नहीं सकता। आप ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर कर दो, उनकी सेवा थोड़ी ले लोगे। इसलिए दोस्तों, आप इसलिए बच्चे बच्चे क्या कहते हैं, सर हमें तो डीएम बनना है, हमें नेता नहीं बनना है। क्यों? अभी इसलिए सरकार अग्निवीर योजना लाई थी। सरकार अग्निवीर योजना ला रही थी, उसने कहा भाई चलो सब लोग आर्म फोर्सेज में जाओ 3 साल के लिए। हाँ भाई, कौन सी बात है, 3 साल के लिए क्यों जाए? हम तो सरकारी नौकरी का मतलब लाइफ लॉन्ग गारंटी चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी ऐसी कोई गारंटी दे, और आप कह रहे हो 3 महीने के लिए जाओ। इसलिए बच्चों, आप देखोगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में होती है कि ये क्या है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है। तो सवाल है किसका महत्व रखा जाए। पार्लियामेंट का ज़्यादा महत्व होना चाहिए। और ये भी बात याद दिला दें, वैसे तो पार्लियामेंट में विधायिका और कार्यपालिका दोनों आ जाते हैं, लेकिन हम सामान्यतः, कई बार हम सामान्यतः विधायिका पार्लियामेंट लिखने में एक जैसा यूज कर देते हैं। ये अंतर हमने इसलिए किया है कि ये अंतर पीटी के लिए ज़्यादा जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्लियर कट होना चाहिए। लिखने के एग्जाम में कई बार हम संसद, पार्लियामेंट, विधायिका, लिखने एग्जाम में हम एक ही साथ यूज कर देते हैं। तो लिखने के एग्जाम में इतनी बारीक ध्यान नहीं रखते, हाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रखते हैं। तो हमें दोनों एग्जाम देना होता है, इसलिए हम दोनों बातों पर ध्यान रखते हैं। इसलिए दोस्तों, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात तो है अकाउंटेबिलिटी।
इसलिए संसदीय शासन की सबसे बड़ी बात क्या है कि संसद शक्ति का केंद्र होगी। पार्लियामेंट बिकम द सेंटर ऑफ पावर। पार्लियामेंट बिकम्स सेंटर ऑफ पावर, संसद शक्ति का केंद्र होगी, पहली बात। पार्लियामेंट बिकम सेंटर ऑफ पावर, ये और दूसरी बात याद रखो, एक तो संसद शक्ति केंद्र होगी और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि कार्यपालिका उत्तरदायी होगी संसद के प्रति। इसका मतलब देखोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और संसद शक्ति का केंद्र होगी तो याद रखिए प्रेसिडेंट नहीं, संसद। ये संसदीय शासन का मतलब है। आप कहोगे सर ये बताओ संसदीय शासन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है? नहीं, डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया उसी बेस पे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाकायदा ये डिफाइन नहीं है। संसद शक्ति का केंद्र होगी और दूसरी बात, और संसद अगर शक्ति का केंद्र होगी तो यहाँ पर संसद से ही आप देखोगे राष्ट्रपति आ रहा है, संसद से ही पीएम आ रहा है, संसद से ही मंत्रिपरिषद के सदस्य आ रहे हैं। यहाँ संसद शक्ति का केंद्र होगी और मंत्रिपरिषद के द्वारा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। अच्छा, आपके मन में होगा कि मंत्रिपरिषद क्या है, इसका उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा, आगे आपको बता देंगे। इसलिए पहले हम जो कहते हैं उसको ध्यान सुनना चाहिए, जो नहीं कहते उसको चिंता मत करो। कई बार बच्चों को ध्यान उस बात पर ज्यादा रहता है जो नहीं बता रहा हूँ, जो नहीं बता रहा हूँ आगे उसका जवाब मिल जाएगा। और उस चक्कर में क्या होता है, जब मैं बता रहा हूँ उसमें ध्यान नहीं देते तो फिर मामला मिस हो जाता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आप वो सब चीजें पूछते हैं जो हम पहले बता चुके हैं। तो ये इसे ध्यान सुनने की बात है जो बच्चों कि संसदीय शासन पहला संसद शक्ति का केंद्र होगी, यानी संसदीय शासन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिपरिषद नहीं, संसद से ही सब निकल रहा है। अब यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं है, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में है, वो हमने पहले बता दिया है, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है, प्रधानमंत्री भी संसद का पार्ट है, मंत्रिपरिषद भी संसद का पार्ट है, इसलिए शक्ति के केंद्र में पार्लियामेंट है। ये सब कुछ पार्लियामेंट से निकल रहा है, और अगर निकल रहा है तो उसके प्रति उत्तरदायी भी होना पड़ेगा। और एक खास बात है इस संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स पार्लियामेंट, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द पार्लियामेंट या लोकसभा, पर्टिकुलरली फ्रॉम लोकसभा, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा या पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगी। आपको याद दिलाए दोस्तों, हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, या तो संसद के प्रति आप आंसर आएगा तो टिक कर दोगे, ये तो आप टिक करोगे लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के प्रति, दैट इज अ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 75। यानी सामूहिक रूप में उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बच्चों पर ध्यान आपको दिला दें, संसदीय शासन में कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 75। इस बात को ध्यान सुनने की जरूरत है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एनी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द प्रेसिडेंट। कोई मंत्री है, और संविधान में देखो लिखा हुआ है संविधान में राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी है,
इसका व्यवहारिक मतलब आप क्या समझोगे प्रधानमंत्री के प्रति? इसका सीधा मतलब है मोदी जी जब चाहे तब किसी मंत्री को हटा दे, मोदी जब चाहे तब किसी को शिक्षा मंत्रालय दे दे, मंत्री चेंज कर देंगे। इसीलिए व्यवहार में क्या होता है, मोदी जी कैप्टन है और मंत्रिपरिषद लोग खिलाड़ी हैं। लेकिन अब सवाल है कि संसद के प्रति कैप्टन रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे प्लेयर्स सब लोग सामूहिक रूप में, क्योंकि मंत्रिपरिषद में पीएम अपने आप आ जाता है, पीएम इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, मान लो कि दक्षिण अफ्रीका में इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है और मैच जीत गए तो ये पूरी टीम की जीत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैच हार गए, पूरी टीम की उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सिराज मोहम्मद के कारण टीम जीत गई, हाँ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बात अच्छी है, लेकिन हारे तो भी कलेक्टिव और जीते तो भी कलेक्टिव। इसलिए आप याद रखो दोस्तों, संसदीय शासन के बारे में कहावत है, साथ साथ तैरते हैं साथ साथ डूबते हैं। इसका मतलब है, ये उपमा है, इसको व्यवहारिक इसको उसका वो कहोगे सर ये बताओ, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट हाउस में कोई स्विमिंग पूल खोदा गया है क्या, कि साथ साथ तैरते हैं साथ साथ डूबते हैं? साथ साथ तैरने का मतलब क्या है, कोई भी कार्य साथ साथ करेंगे मंत्रिपरिषद। इसलिए अब देखोगे जब भी कोई बात आती है, जब भी सरकार कहेगी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई, तो निर्णय कोई भी लिया जाता है मंत्रिपरिषद के साथ। यानी कृषि के मामले में विधेयक वापस करना है, मंत्रिपरिषद तय करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, मंत्रिपरिषद तय करेगी। यानी यहाँ पे मंत्रिपरिषद हर काम करती है, केवल एक व्यक्ति काम नहीं करता। इसका मतलब है संसदीय शासन में उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है, सामूहिक और व्यक्तिगत। इंडिविजुअली मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट, व्यक्तिगत रूप में कोई भी मंत्री है, इसका मतलब आप कहोगे सर राजनाथ सिंह किसके प्रति उत्तरदायी है? द्रौपदी मुर्मू के प्रति, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। और पूरा मंत्रिपरिषद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। दो प्रकार के उत्तरदायित्व है। और जो पहला प्रकार का उत्तरदायित्व है, इसका सीधा मतलब है कि भाई कैप्टन जब चाहे तब चीज़ों को चेंज कर ले। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ साथ साथ डूबते हैं, यानी कभी भी लोकसभा के द्वारा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, लोकसभा कभी अविश्वास प्रस्ताव लाती है, कभी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, याद रखिएगा। लोकसभा के द्वारा लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन सारे मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है, एक मंत्री के खिलाफ नहीं, सारे मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा। इस जगह साथ साथ डूबते हैं, साथ साथ डूबते हैं मतलब है मैच हार गए तो सब रिस्पॉन्सिबल है, मैच जीत गए तो सब रिस्पॉन्सिबल है। यह है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं कर पाया तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की भी, स्टूडेंट की भी, सबकी, केवल एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और स्टूडेंट पास कर गया तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन होता क्या है कि जब स्टूडेंट पास कर जाता है तो कहता ना मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, ये तो मैं अपने से पास कर गया। जब फेल हो जाता तब बताता यही कोचिंग की थी, से फेल हो गया। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल इसके खिलाफ। और इसीलिए संसदीय शासन खास बात है, जवाबदेह है और प्रतिदिन की जवाबदेही। संसदीय शासन का मतलब है मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही रखेगी? संसद के प्रति। और कब? एक साल के बाद, 2 साल के बाद, या प्रतिदिन? प्रतिदिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे। कैसे? आप सर कैसे? क्योंकि कभी भी संसद बुलाई जा सकती है और संसद बुलाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड एज मोर डेमोक्रेटिक। इसलिए संसदीय शासन ज़्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि कभी भी हम सरकार को, मंत्रिपरिषद को हटा सकते हैं, मंत्रिपरिषद ला देंगे। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी 96 में केवल 13 दिन तक सरकार के मुखिया रह पाए। देवी गौड़ा मतलब कुछ 10-12 महीने प्रधानमंत्री रह पाए। चौधरी चरण सिंह 6 महीने पीएम रह पाए। इसका मतलब है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक पावर में रहेगी जब तक उसे लोकसभा का समर्थन मिलता रहे, और लोकसभा जब चाहेगी समर्थन वापस ले ले। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रहना हमेशा डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित होता है। इस वजह से हम मानते हैं कि संसदीय शासन ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। एक तो व्यक्ति में शक्तियां नहीं है, पूरा समूह। और आप देखोगे एक व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा लोग निर्णय करें तो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है, ज़्यादा अच्छा भी होता है। इसलिए दोस्तों, अगर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आप देखना, तो मान लो आजकल युवा बच्चे आजकल शादी विवाह के बारे में अकेले निर्णय ले लेते हैं, बताते भी नहीं। जब मामला फंसता है तो पूरे जग जाहिर हो जाता है। एक कलेक्टिव डिसीजन लो, दोस्तों को ही बता दो, हो सकता है कोई सलाह मिल जाए, परिवार को बता दो, उनकी भी सलाह ले लो। इसलिए क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सलाह देंगे, ये क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति का निर्णय से ज़्यादा अच्छा होता है एक टीम का निर्णय करना। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसी प्रिंसिपल्स पे काम करती है। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, फेल होने में भी, अच्छे होने में भी। इसलिए आप देखोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड एज मोर डेमोक्रेटिक। वहाँ व्यक्ति में शासन नहीं है पहला, रोज रोज का उत्तरदायित्व है दूसरा। इसी शासन में रहकर कोई आराम से नहीं रह सकता, चलो भैया जनता कुछ नहीं कर सकती ना। हमें जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संदेश भेजेगी कि भाई बहुत नाराज हैं, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फीचर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे। प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। और खास बात है, अब चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप देखो दोस्तों, मंत्रिपरिषद को हम कभी हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को पीएम कभी भी हटा सकते हैं। अब सवाल है कि पीएम कभी हट जाएगा, तो देखो तो सत्ता पे सिंहासन पे कोई ना कोई बैठा होना चाहिए। क्योंकि हम तो कभी भी अगर पीएम को हटा देंगे तो सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए। मान लो हमारे यहाँ कोई पीएम ही नहीं है, अरे पीएम नहीं होगा तो मंत्री नहीं होंगे, और मंत्री नहीं होंगे तो मान लो कि पाकिस्तान ने उसमें अटैक कर दिया, उसमें डिफेंस मिनिस्टर कोई होगा ही नहीं, तो हमारे आर्म फोर्सेस को आदेश कौन देगा। इसलिए मंत्री पद खाली नहीं होना चाहिए, पीएम होना चाहिए। कोई आर्थिक संकट आ गया, कोई सुरक्षा खतरा आ गया, इसलिए माना जाता है कि शासन खाली नहीं होना चाहिए। अरे भाई आज एक डीएम है, वो छुट्टी पे चला गया, दूसरा आदमी इस कार्यभार देखेगा। ऐसा थोड़ा कि डीएम साहब चले गए तो भैया वो जब तक नहीं आएंगे तब तक पद खाली रहेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर कभी भी हटा सकते हैं, जैसा कि हुआ भी 96 से 99 के बीच में हमने 3 पीएम को बदल दिया। अब सवाल है पीएम को बदला जाए तो इस क्रम में सरकार खाली नहीं होनी चाहिए, सिंहासन पर कोई न कोई बैठा होना चाहिए। इसीलिए बच्चों, संसदीय शासन में क्या होता है, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और। इसलिए संसदीय शासन में 2 प्रधान होते हैं। एक कौन होगा, देयर 2 हेड्स। एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, एक होता है हेड ऑफ नेशन। और दूसरा होता है हेड ऑफ स्टेट, राज्य का अध्यक्ष। हेड ऑफ गवर्नमेंट। आप ये कह लो, एक होता है संवैधानिक प्रधान, एक होता है राष्ट्र। इसी बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। इसलिए हमेशा बच्चों में रटते नहीं, चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, अच्छे से देखते हैं, क्योंकि बात को इत्मीनान से पढ़ते हैं और होले होले पढ़ते हैं। हड़बड़ी मत पढ़ना, आराम से एक एक शब्द को बहुत रीड बिटवीन द लाइंस। तो हम कहते हैं राष्ट्र हेड ऑफ नेशन। हेड ऑफ नेशन कौन है, प्रेसिडेंट। द्रौपदी मुर्मू महोदय हेड ऑफ नेशन है, प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट कौन है,
इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रधान है। इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। बात देखने की है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी द्रौपदी मुर्मू महोदय को सारी शक्तियां संविधान से है, वही सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कभी भी आप देखोगे समाधान या पार्डन का राइट किसको है? प्रेसिडेंट को। पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम की पावर नहीं लिखी गई है, प्रेसिडेंट की पावर लिखी गई है। ऑर्डिनेंस कौन इशू करेगा? प्रेसिडेंट। पीएम कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। सीएजी प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर प्रेसिडेंट को देता है। देयरफॉर प्रेसिडेंट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये प्रेसिडेंट भी है और हेड ऑफ नेशन है, यानी प्रेसिडेंट रेन ओवर द कंट्री। और राष्ट्र का मुखिया है, राष्ट्र का मुखिया है, तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। लेकिन अब प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट, इसीलिए आप देखो दोस्तों, दो हेड इसलिए होते हैं कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, प्रेसिडेंट को आप हटा नहीं सकते। अब आप कहोगे सर कि नहीं नहीं, इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग, तो महाभियोग तो यदा कदा आने वाली व्यवस्थाएं हैं, उसको हम सामान्य देखो दोस्तों, एक्सेप्शंस फॉर्म नहीं लेते, ये फीचर बताते हैं। इसलिए आप देखोगे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रशासनिक प्रधान है। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो राज्याध्यक्ष है, जो हेड प्रशासनिक प्रधान है, वही वास्तविक प्रधान है। इसलिए पीएम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये रियल हेड। इसलिए दोस्तों, ये आप ऐसे कह लो कि प्रेसिडेंट नकली कारतूस है जो चलता नहीं। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ था कि कई कई लोगों ने नकली बंदूक दिखा के लोगों को लूट लिया। आप याद रखो, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो लिखा, जिसके नाम से पावर लिखा गया है, वो एक्सरसाइज नहीं करता। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि मान लो आपके पेरेंट्स ने आपकी स्कूटर खरीद रखी हो, स्कूटर तो पेरेंट्स के नाम से है, स्कूटर का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पापा, स्कूटर के संवैधानिक प्रधान कौन हो गए? पापा। स्कूटर चलाने वाला कौन है? प्रशासनिक प्रधान, बाप हो गए। इसलिए दोस्तों, सरकार चलाता है पीएम, संविधान कह रहा है प्रेसिडेंट। और इसलिए अब देखो, प्रशासनिक प्रधान का मतलब है मिनिस्टर। हमारे यहाँ सारी पावर मिनिस्ट्रीज में है दोस्तों। और यकीन मानो, पूरी इंडिया से दिल्ली में लोग आते हैं, पूरी इंडिया से लोग दिल्ली में आते हैं। अगर उनसे पूछो कोई क्या काम है, किसी को इस मिनिस्ट्री में काम है, इस मिनिस्ट्री में काम है, मेरे दोस्तों कभी कोई आके मुझसे ये नहीं कहता है कि मैं प्रेसिडेंट से मिलने आया हूँ। प्रेसिडेंट से अगर मिलना हो, जाके मुगल गार्डन में, अमृत उद्यान में जाके फोटोग्राफी करवा लेना, अब अच्छा, बड़ा अच्छा है। बाकी प्रेसिडेंट हाउस में कुछ है नहीं। आप बताओ, हमारे यहाँ सारा काम तो पीएम करता है, यानी मोदी जी से मिलना मुश्किल है, प्रेसिडेंट से नहीं। अरे मेरे बच्चों, कहीं किसी को वीसी बनना है तो मोदी जी से मिले, किसी को चीफ ऑफ आर्मी बनना है तो मोदी जी से मिले, यानी मोदी जी तो बताएंगे दोस्तों। इसलिए मोदी जी क्या है? हाथी का खाने वाला दांत। और प्रेसिडेंट महोदय क्या है? दिखने वाला दांत। तो कई बार बच्चों के बात समझ में नहीं आते, उनको लगता है जो हाथी का बाहर दांत दिख रहा है वही खाने वाला है। नो। और इसलिए आप देखो दोस्तों, राष्ट्रपति कैसा है? घर में सजावटी सामान जैसा। देखो, जो घर में कई बार एंटीक पीस होता है, ऑर्नामेंटल होता है, जो राष्ट्रपति फिगर हेड है। आप याद रखो, सिंहासन पर बैठना अलग बात है, ऑर्डर देना अलग बात है। तो प्रेसिडेंट क्यों होता है? जो सिंहासन पर बैठता है, वो सिंहासन बैठता है, शासन कोई और करता है।
करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसलिए करता करने वाला कौन है? मोदी जी। नाम किसका हो रहा है? प्रेसिडेंट। क्योंकि सारा सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होता है, सारा सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होता है। और इसीलिए आप देखोगे दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं। और ये दो हेड इसीलिए करना पड़ गया क्योंकि एक समस्या ये है कि भाई कभी भी हम पीएम को तो कभी भी हटा देंगे, एक पीएम को हटाकर दूसरे पीएम को लाया जाए, ये सक्सेशन ऑफ पावर अच्छे से हो जाए, इसलिए हम किसको रखते हैं? प्रेसिडेंट को रखते हैं। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की विशेषता है। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की विशेषता है कि हम दो हेड ऑफ स्टेट रखते हैं। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ अगर कोई काम करवाना हो तो वो पीएम है, पीएम ही रियल में हेड है, डी फैक्टो पीएम रियल में हेड है। जबकि किताबी दुनिया के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। इसे बच्चों, प्रेसिडेंट के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं होती, बात ध्यान रखना। और सारे पावर मंत्रालय में होते हैं, पावर तो मंत्रालय में होते हैं, और प्रेसिडेंट के पास कोई मिनिस्ट्री थोड़े है। हाँ, प्रेसिडेंट की अच्छी बात यह है कि मुगल गार्डन इतना अच्छा है, अमृत उद्यान इतना बड़ा है कि वो बड़ा शानदार है। इसलिए प्रेसिडेंट क्या है? डम्बल डोर जैसा। अगर आप हैरी पॉटर पढ़ो तो प्रेसिडेंट हमारा है घर के दादा जैसा। और पीएम क्या है? घर में कमाने वाले युवा व्यक्ति के जैसा। तो आप देखो, जो आदमी कमा रहा है वो क्या है? घर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। बाकी दादाजी क्या है? सब लोग घर में कहते हैं भाई दादाजी हेड है, दादाजी हेड है। दादाजी हेड है क्या? दादी के पास न अठन्नी है, न कोई डंडा है, न किसी कुछ कह सकते हैं, तो कहने को दादाजी हेड है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये विशेषता हो गई। तो संसद शक्ति का केंद्र है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है, एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो हेड होते हैं। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम है तो कैप्टन कौन है? पीएम। तो संसदीय शासन की अगली विशेषता है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। पीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए दोस्तों, पीएम की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे तारों में चंद्रमा, पीएम ऐसा होता है। जैसे तारों में चंद्रमा, यानी स्टार्स अमंग द मून। इसलिए अब दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है? बारात का दूल्हा। बारात में अब चले जाओ, नाग नागिन बनने वालों कोई नहीं देखता, दूल्हे को सब देखते हैं। बाकी तो इसलिए सरकार का मुखिया कौन होता है? पीएम। प्रधानमंत्री प्रधान होता है। इसलिए दोस्तों, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री, अगर मोदी चाहेंगे तो जिसको मिनिस्ट्री कोई मिलनी है मोदी जी तय करेंगे, मोदी जी चाहेंगे तो उसी को मिनिस्ट्री मिलेगी। और किसी बच्चे ने सवाल पूछा है कि पीएम ज्यादा पावरफुल होते हैं प्रेसिडेंट? अरे मेरे बच्चे, दादाजी कैसे पावरफुल होंगे? आपके पापा पावरफुल होंगे। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ पीएम पीएम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पीएम जिसको चाहे वो मिनिस्टर बना दे, जो चाहे मिनिस्ट्री अपने पास रख ले, जो चाहे मिनिस्ट्री अपने पास रख ले। और देखो, बच्चे इतने शरारती होते हैं, तो जो 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 चाहे मिनिस्ट्री अपने पास रख ले, जो किसी के पास दे दे। इसलिए पीएम क्या है? हेड है। इसलिए वास्तविक गवर्नमेंट तो सारा पीएम ही चलता है। तो किसी बच्चे ने वित्तीय अधिकार तो बाबूजी के पास है, अरे सारा अधिकार तो बाबूजी के पास है बच्चे, वित्तीय अधिकारी नहीं। राष्ट्रपति महोदय तो बस सिंहासन बैठे हुए हैं, सारा काम कौन कर रहे? पीएम। ये है बेसिक फीचर ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये संसदीय शासन की मूल बात है। अब इसमें पीएम के रोल क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल क्या है, ये बात फिर आपको अब ये बात बतानी है। किसी बच्चे ने पूछा है तीन, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। प्रतिदिन का मतलब है कि पीएम को कभी भी हटाया जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है अगर वो लोकसभा उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दे। उनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। इसलिए एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है
हाँ, अगर आप कहोगे सर मोदी जी तो 5 साल से भी बने हुए हैं, पिछला कार्यकाल था 9 साल हो गए, तो क्योंकि लोकसभा में उनका समर्थन बना हुआ है, और जो लोकसभा में समर्थन नहीं ले पाएगा, इसलिए बीपी सिंह लगभग 1.5 साल पीएम रहे, चंद्रशेखर 4 महीने पीएम रहे। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे। अब ये लोकसभा की विशेषता हो गई, यह सॉरी संसदीय शासन की बेसिक फीचर है। अब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, पीएम क्या है, इस बात पर एक एक करके आएंगे। अब बच्चों के किसी ने पूछा ब्रिटेन में किंग प्रतीकात्मक होते हैं तो राजतंत्र कहना उचित है क्या? सर नहीं नहीं, देखो इसीलिए बच्चों ब्रिटेन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ब्रिटेन में सच पूछो संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में विधि का शासन है, राष्ट्रपति का नहीं। राष्ट्रपति तो समझ लो वैसे एंटीक पॉइंट की तरह है। फिर बच्चे ने कहा 5वां पॉइंट क्या है, तो 5वां पॉइंट है बच्चों कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा। और 5वां पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये हो गया 5वां पॉइंट। अब इसी को एक एक करके देखेंगे तो संसदीय शासन की सारी विशेषता आ जाएगी हमारे पास। इसने कहा सर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? अच्छा कि विधान परिषद, बच्चों विधान परिषद और राज्यों में पाई जाती है, उसका संघ से मतलब नहीं है। राज्यों में विधान परिषद होती है, वो आगे आपको बता भी देंगे, चिंता मत करना। अब किसी ने पूछा कैबिनेट मिशन क्या है? अरे मेरे बच्चे कैबिनेट मिशन हिस्ट्री वाले सर से पूछना, वो आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे। राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है? नहीं बच्चों, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसकी नियुक्ति कोई नहीं करता। सर 3 प्रधान, किसी ने कहा 3 प्रधान, अरे मेरे बच्चों 3 प्रधान नहीं है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट तो अचानक घुस गया है। इसे सच मानो, मामला तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का है, उपराष्ट्रपति का पद तो बिल्कुल ही बेकार होता है। किसी बच्चे ने कहा कि बुक में मिल रहा है, तो हाँ भाई, अरे भाई जो संविधान में वही तो बुक में लिखा होगा, वही हम भी बताएंगे आपको। अगर आप पढ़ के अच्छी से थोड़ा पढ़ के पहले आना चाहिए। किसी बच्चे ने कहा प्रतिदिन का उत्तरदायित्व का मतलब है, मेरे बच्चे प्रतिदिन के उत्तरदायित्व का मतलब रोज रोज सवाल पूछा जाएगा आपने क्या किया। जैसे आपका भी उत्तरदायित्व होना चाहिए पेरेंट्स के प्रति। भाई पेरेंट्स फीस दे रहे हैं तो रोज रोज पूछेंगे कि बताओ पॉलिटी में क्या पढ़ा, ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे। इसीलिए संसद मंत्रिपरिषद सवाल पूछेगी कि प्याज कीमतें बढ़ी तो नहीं, कैसे आप शासन कर रहे हो। सर किसी बच्चे ने पूछा मुखर क्या, किसी बच्चे को पीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो बच्चों पीएम को शपथ तो प्रेसिडेंट दिलाता है। पीएम को शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। राजनीति पढ़ के प्रधानमंत्री बनने का मन कर रहा है, अरे पहले बच्चों पहले पढ़ लो अच्छे से तब। अरे और अब कौन नहीं, कौन जानता है कौन क्या नहीं बन जाएगा। और बच्चों कोई भी कुछ बन सकता है, जीवन हमेशा विश्वास रखना। और सोचने पर, इसलिए सोचनी अच्छी बात चाहिए एकदम, लेकिन मेहनत भी खूब करो, खूब अच्छे से काम करो तो जीवन में कुछ ही बन सकते हो। क्या किसी परिसर भारत का राष्ट्रीय तानाशाह बन सकता है? अरे अभी आएंगे दोस्तों, इस बात पे बहस करेंगे। अभी तो बेसिक से, अभी तो हम संसदीय शासन की ईंट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम घर बनाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी बच्चे ने कहा कि छाया मंत्रिमंडल क्या है? मैं बता दूंगा दोस्तों, अभी मंत्रिमंडल पे आने दो तब तो मैं बताऊंगा छाया मंत्री, उसमें पूछना छाया मंत्रिमंडल क्या है। छाया मंत्रिमंडल का एक लाइन में अर्थ है विपक्षी दल के नेताओं को, उनके सदस्यों को ही शेडो कैबिनेट कहा जाता है। किसी बच्चे ने कहा यूपीएससी कौन नियंत्रित करता है? ना बच्चों, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, ये ऑटोनमस बॉडीज, ये ऑटोनमस बॉडीज हैं। इसमें सर चंपकम दोहरीराजन केस में फंडामेंटल राइट्स में चेंज हुआ था क्या, प्लीज बता दीजिए। सर चंपकम नहीं, अरे बच्चों चंपकम दोहरीराजन केस में फंडामेंटल राइट में चेंज क्या हुआ था भाई? अरे चंपकम दोहरीराजन केस में कहा गया फंडामेंटल राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी बच्चे ने पूछा होम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंडिया, नहीं नहीं नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती बच्चों। मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी नहीं होती। यानी मंत्रिपरिषद को साथ हटाया जाएगा, किसी एक मंत्री को भी हटाया जा सकता है। किसी का बुकलेट में, अरे अच्छे से एक ही बात है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है, तो चिंता मत करो। वाइस प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन कब हटाया गया? वाइस, अरे नहीं भाई,
अरे मेरे बच्चे देखो, पहले क्या होता था, अरे जो जो वाइस गवर्नर जनरल थे, जो नेहरू की सरकार थी, हमारे यहाँ वाइस पीएम नहीं होता है, डेप्यूटी पीएम होता है। और डिप्टी पीएम कैसे आता है आपको बता देंगे। अब इसी की बात तो हमें देखना है कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है। अभी तो केवल मैं संसदीय शासन की मोटा रेखा आपको खींच दिया कि यह है संसदीय शासन। किसी बच्चे ने पूछा विकेंद्रित नियोजन, अरे मेरे बच्चों सारा बता देंगे। अब आगे बढ़ने दो तब तो। ये जिला मजिस्ट्रेट को पीएम या कोई विधायक आदेश दे सकता है? ना ना, सब काम बटे होते हैं। अब जिला मजिस्ट्रेट को विधायक या पीएम आदेश क्यों देगा? सैद्धांतिक रूप में कोई आदेश नहीं देता। किसी ने कहा AIM स्टूडेंट वर्सेस संघवाद का क्या है मूल कर्तव्य में दिया गया। अरे मेरे बच्चों, जितने भी ये केस, बहुत केस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा केस तो हम बहुत सारे हैं। और मूल मतलब ये है कि मूल कर्तव्य और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक है, और कोई भी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करेगा तो उसके फंडामेंटल राइट सीमित होंगे, बस इतनी बात है। किसी ने पूछा राष्ट्रपति कार्य क्या होता है? अरे मेरे बच्चों, अभी बताने दोगे तब तो बताऊंगा। अभी तो मैं केवल बताया हूं संसदीय शासन क्या है। इसमें राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट का पीडी क्यों लगाया? वाइस प्रेसिडेंट का पीडी क्यों लगाया? क्या? अच्छा, पद क्यों लगा? अरे बता देंगे, क्योंकि राज्यसभा हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो उसी लिए हमारे यहाँ कह दिया गया कि भाई वो उसका हेड होगा। किसी बच्चे ने सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम शुरू करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद आपको बताएंगे, उसके बाद फिर पीएम बताएंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे इसे। स्वर्ण सिंह समिति में दंड का ही प्रावधान था। हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी में कहा गया था अगर कोई मूल कर्तव्य का पालन न करे तो उसको दंड दिया जाए, ये बात कही गई थी, लेकिन उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। सही बात है। किसी बच्चे मूल कर्तव्यवादी क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरे बच्चों देखो, भारत में भी इतनी गरीबी है, परिस्थितियां अलग अलग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो आप कैसे बाध्यकारी बना दोगे? अब आप किसी गरीब आदमी से कहोगे तुम वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं रख रहे हो? अरे पहले इसको पढ़ा तो दो। इसलिए देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चाहे राज्यसभा कार्य क्या होता है? अरे मेरे बच्चों, अरे अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तुम पूछ रहे हो शादी कब होगी? अरे पहले धैर्य रखोगे तब तो। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल एक है, अरे सब बताएंगे, यही तो बताना है यार। पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मतभेद कौन निर्णय लेता है? अरे मेरे बच्चे आगे बता देंगे, प्रधानमंत्री निर्णय लेता है यार। राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, स्टेट, स्टेट का मतलब विधायिका कार्यपालिका, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब होते हैं? अरे भाई, अब राष्ट्रपति मर जाता है तो कार्यवाहक होते हैं, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, कार्यवाहक होते हैं। अब लगता है आपको, अब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो मैंने बताया ही नहीं है। अरे मेरे पूछने का मतलब है जो मैंने यहाँ बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, आप आगे वाली बात पूछे जा रहे हो। तो दोस्तों, अच्छा किसी ने पूछा कि इफ इफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देन व्हाई प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आल्सो इंक्लूडेड? अरे मेरे बच्चों, प्रेसिडेंट की बात मैंने की है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है मैं आपको आगे चल के बताएंगे, अमेरिकन सिस्टम क्या है भी बताएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मंत्रिपरिषद बताएंगे आपको। ऑफ हो गया? अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा पीएम, अरे मेरे बच्चों पीएम की पावर कहीं नहीं लिखी गई, पीएम संविधान में, संविधान में पावर लिखी गई है राष्ट्रपति की। ओके, थैंक्स लॉट दोस्तों, आज के लिए इतना ही।